नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी पोर्शन डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर पेपर 2 एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इकोलॉजी होते हैं और जो इकोसिस्टम्स होते हैं, तो वो चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। और जैसे इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं और किस बेसिस पे है जो इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया था, तो ये चीज़ आपने देखा था। और इससे पहले भी हम लोगों ने इन्वायरमेंट के 3 या 4 लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है। तो आप लोग उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना आप लोग, तो वहाँ से लिंक मिल जाएगा। तो रिमेनिंग वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं जो आपका हो गया है। और बाकी इसी तरीके से जो रिमेनिंग और भी जो सब्जेक्ट आपका है जनरल स्टडीज़ का, तो वो हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। और हिंदी भी हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। तो हिंदी का ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर इसका कंप्लीट कर दिया है। तो वो आप लोग उसको भी देख सकते हैं हिंदी का। और रिमेनिंग डेज में हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एक्ट्स है जो कि पास किए गए हैं, तो वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपने चीज़ देखा था कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से आपका जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट्स है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर में हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया। तो उस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंजर्वेशन करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि यदि हम फॉरेस्ट की ही बात कर लेते हैं, या फिर जो इन्वायरमेंट के अंदर में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, इसके अलावा और भी जो भी चीज़ होते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे ह्यूमंस के लिए या फिर इस इन्वायरमेंट के लिए है, तो उन सभी को प्रोटेक्शन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ की ज़रूरत होती है या फिर उस एक्ट पास की जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहे, कंजर्व रह सके। तो इस तरीके से एक इन्वायरमेंट में इकोलॉजिकल बैलेंस या मेंटेन हो सके, तो उस तरीके से बहुत सारे जो लॉज है या फिर जो एक्ट्स है पास किए जा चुके हैं इंडिया में। तो वो हम लोग यहाँ पे सारे जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे एक एक करके। तो पहला देखिए है वाटर एक्ट है। तो वाटर एक्ट के अंदर में किस तरीके से जो है वाटर का जैसे पॉल्यूशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो इसी के लिए जो है वाटर एक्ट पास किया गया था 1974 में। तो आपसे यहाँ पे ईयर पूछा जाता है कि जैसे वाटर एक्ट कब पास किया गया था, तो ईयर 1974 में यह पास किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है ये एक्ट जो पास किया गया था 1980 में। तो इसके पहले क्या था कि कोई एक ऐसा लॉ नहीं था कि जो फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके, यानी कि कोई अगर उसकी कटाई कर रहा है तो उसके लिए क्या कानून कानून हो सकते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ पहले नहीं था, तो इसीलिए इसको पास किया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये आप लोग ईयर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। फिर देखिए अगला है एयर एक्ट है 1981 का। तो इसके अंदर में भी एयर पोल्यूशन को हम किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनका कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसी के लिए जो एयर एक्ट पास किया गया था, तो ये 1981 में ये पास किया गया था। तो आप लोग ईयर इसको याद रखना अच्छे से। फिर अगला देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो ये 2002 में ये पास किया गया था। अब देखिए जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो ये इसलिए पास किया गया था ताकि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहने का यह मतलब है कि जैसे विभिन्न प्रकार के जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे सराउंडिंग्स में या इन्वायरमेंट में, तो उनका एक तरीके से किस तरीके से डाइवर्सिटी जो वो डाइवर्स जो भी है, बहुत सारे जो जीव जंतु है, तो उनका सभी का एग्जिस्टेंस हो। जैसे कोई किसी का भी एग्जिस्टेंस रहना चाहिए और एक्सटेंशन उनका ना होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए ये जो एक्ट है पास किया गया था। तो ये ईयर आप लोग याद रखना है इसका। फिर अगला देखिए इन्वायरमेंटल एक्ट है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए एक्ट पास किया गया था। तो ये 1986 में यह पास किया गया था कि हम लोग इन्वायरमेंट को किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो ये आप लोग इसको याद रखना। फिर देखिए अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो ये 1980 में ये पास किया गया था। ये चीज़ आपने ऑलरेडी देख लिया था, तो इससे रिपीट आपका है। फिर अगला देखिए हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1989। तो ये देखिए ये जो हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग है, तो यानी कि जो भी हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं या फिर जो ऐसे वेस्ट होते हैं कि जो हजार्डस होते हैं, जो कि वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं, तो उनको किस तरीके से प्रॉपरली मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान वो ना पहुंचाए। तो इसी के लिए ये एक्ट पास किया गया था। तो ये कब ये पास किया गया था, तो 1989 में पास किया गया था। फिर अगला देखिए कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927।
तो देखिए ये अंग्रेजों के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था ये 1927 में। हालांकि देखिए ये आप लोग यहाँ भी देख रहे होंगे कि जैसे फॉरेस्ट एक्ट है ये, तो ये 1980 में पास किया गया था, लेकिन इससे पहले जो फॉरेस्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था जो कि 1927 में ये किया गया था, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ये किया गया था। फिर अगला देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है तो ये 2010 में ये पास किया गया था। अब देखिए इसके अंदर में क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो क्लियरेंसेस होते हैं, जैसे कि कोई किसी को अगर इंडस्ट्री सेटअप करना है, अगर वो ऐसे कि ऐसे क्षेत्र में आता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं या फिर जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सबसे पहले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो एनजीटी इसी के लिए ये सेटअप की गई थी कि यदि कोई भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हो, किसी को परमिशन लेना हो, तो सबसे पहले यहाँ से उनको अनुमति लेनी होगी। तो इसीलिए इस एक्ट को पास किया ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके और वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर अगला देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन रूल है 2002 का। तो नॉइज़ पॉल्यूशन रूल है यानी कि जैसे कितना नॉइज़ का इंटेंसिटी कितना उसका होना चाहिए। और ये देखिए जब आप लोग नॉइज़ पॉल्यूशन पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन का रूल क्या क्या होना चाहिए, जैसे डे में और नाइट में, या फिर जो कमर्शियल एरियाज होते हैं, या फिर जो और भी जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, या फिर रेसिडेंशियल जोन हो गया, तो सभी के लिए अलग अलग एक रूल होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के लिए कि कहाँ पे कितना इंटेंसिटी होना चाहिए नॉइज़ का। तो उसी के लिए जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल ये एक पास किया गया था 2002 में। तो आप लोग ये ईयर याद रखना, ये आपसे पूछा जाता है। फिर अगला देखिए है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991। तो ये जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है कि जैसे पब्लिक का जो भी उनके प्रॉपर्टी है, तो उनका जो भी अपना जो उनके जो प्रॉपर्टी है, तो वो इंश्योरेंस कराना उनसे रिलेटेड है। ये यदि किसी का नुकसान हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ के चलते, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट पास किया था 1991 में। फिर अगला देखिए है कि द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ऑफ 2006। यानी कि जैसे फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइजेशन करना और जो और भी राइट्स देना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है तो उनके लिए क्या राइट होना चाहिए, तो ये 2006 में ये पास किया गया था। इसके अलावा देखिए अगला है वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 का है। तो ये देखिए ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही रिलेटेड है जो कि अमेंडमेंट करके ये नया एक्ट बनाया गया था 2002 में। इससे पहले एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था 1972 में, लेकिन ये जो है ये अमेंडमेंट एक्ट है उसकी से रिलेटेड है ये। तो ये दोनों आप लोग याद रखना, यहाँ पे अगर अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछा जाए वाइल्ड लाइफ का तो वो 2002 का है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है तो ये 1972 में ये एक्ट पास किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए कि इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया कब किया गया था, तो ये चीज़ आपने अभी अपने स्टडी किया था। तो ये कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यानी कि जो एनजीटी है ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये 2010 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं मेजर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे कुछ मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे देखिए पहला है WNO है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। WNO यहाँ पे देखिए स्टैंड करता है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। तो ये शुरुआत की गई थी तो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये स्टार्ट की गई थी। और ये कहाँ पे ये लोकेटेड है, तो ये देखिए हेडक्वार्टर भी आपसे पूछा जाता है, तो ये जेनेवा में लोकेटेड है ये, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला देखिए है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है जिसकी यूएनईपी को भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए जो यूएनईपी है तो इसका स्थापना देखिए 1972 में की गई थी। तो ये भी इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड ये की गई थी इसकी स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है तो वो नैरोबी केन्या में है। फिर नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में IUCN भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1948 में। तो ये जैसे कि नेचर कंजर्वेशन के लिए और किस तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का हम सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं, तो उसी को देखते हुए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना की गई थी। और देखिए ये जो IUCN है तो ये साथ में रेड डेटा बुक भी ये पब्लिश करती है। अब यहाँ पे देखिए जो रेड डेटा बुक कहने का मतलब है कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं जो कि थ्रेटेंड होते हैं, यानी कि जिनका एग्जिस्टेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि वो
वो विलुप्त होने कगार पे रहते हैं। तो ऐसे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं तो उनकी ये पब्लिश करती है, उनकी ये लिस्ट जारी करती है। तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, तो ये आईयूसीएन करती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब जैसे रेड डेटा बुक है तो लेकिन इसके अंदर में ये कैसे स्पेसीज को ये एक जैसे कि ये पब्लिश करते हैं, तो ये इंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पेसीज को करते हैं। और देखिए जो इसकी हेडक्वार्टर है तो वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आप लोग याद रखना साथ में। फिर अगला देखिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि आईपीसीसी है, इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग। तो इसका देखिए जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था तो वो 1988 में की गई थी डब्ल्यूएमओ के द्वारा। अब यहाँ देखिए ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, तो ये क्लाइमेट चेंज को लेकर इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक इज फेमस फॉर। तो जो रेड डेटा बुक है तो ये फेमस है किस लिए, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो जो रेड डेटा बुक है तो ये आईयूसीएन के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं जो कि थ्रेटेंड होते हैं उनकी लाइफ का, या फिर वे जिनका जैसे कि वो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, तो उनकी ये लिस्ट जारी करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। यानी कि इंडेंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं तो ये उसके लिए फेमस है, उनकी लिस्ट ये जारी करती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेसीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरियाज इज। तो देखिए जो है ट्रॉपिकल एरियाज में जो मेन जो स्पेसीज वहाँ पे जो रहते हैं तो उनके एक्सटेंशन होने का मेन कॉज क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ट्रॉपिकल रीजन्स होते क्या है। तो आपको मैंने जैसे ज्योग्राफी यदि आपने देखा होगा एसएससी जेई वाला जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, और उसके बाद जो ट्रॉपिकल रीजन्स आपके आते हैं तो ये 23 डिग्री 5 जो नॉर्थ रीजन है और नीचे वाला जो साउथ रीजन है, तो इसके बीच में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन्स बोलते हैं। तो ये जो जोन्स होता है ये हाईली जैसे कि ये डेंसली फॉरेस्ट एरियाज कवर रहते हैं इस एरियाज में। तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे देखने को। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्पेसीज है तो उनके एक्सटेंशन होने का मेन कॉज क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डिफॉरेस्टेशन इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब ये रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट क्या है ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन की जाएगी, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि वनों को कटाई करना, जैसे औद्योगिक और जैसे उद्योग लगाने के लिए हो गया, या फिर फील्ड के जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ही हो गया, तो ये होता है डिफॉरेस्टेशन। हम लोग बोलते हैं कि वनों की कटाई करना। तो अब यहाँ पे सिंस हम लोग फॉरेस्ट की कटाई करेंगे हम लोग या वनों की कटाई कर देंगे, तो जो स्पेसीज है तो जो वहाँ पे रहते होंगे उस पेड़ पे या फिर जो भी उसके लिए सुटेबल होते होंगे, जब वही नहीं रहेंगे तो स्पेसीज तो एक्सटेंशन उनका होने के कगार पे तो आ ही जाएंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन के लिए जो है मेन रीजन क्या है स्पेसीज का एक्सटेंशन के लिए, तो वो है डिफॉरेस्टेशन है। बाकी और ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसमें पोल्यूशन है, सॉइल इरोजन है, फॉरेस्ट फायर है, तो ये भी स्मॉल स्मॉल रीजन है, लेकिन जो मेजर जो रीजन इसका है तो वो है डिफॉरेस्टेशन का है। फिर अगला देखिए है कि रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय। तो जो रेड डेटा बुक है तो ये कौन पब्लिश करती है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, यानी कि आईयूसीएन हो जाएगा। जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो आईयूसीएन है तो यही पब्लिश करती है रेड डेटा बुक को। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से है जो कि आपका और भी जो सब्जेक्ट है तो वो हम लोग आपका देखिए फिनिश करते चलेंगे हम लोग। ये तो आपका जैसे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी चल रहा है, तो ये जो हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया हुआ है, तो बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट जो हैं आपके तो वो भी हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज फिनिश करते चलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।